हेलो स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका जितेंद्र निर्वाणी जीएस सर। आज के सेशन बेटा हम हमारा नया टॉपिक चालू करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, और जिसे हम बुलाते हैं क्या बेटा, है ना, अंग्रेजी में तो केमिकल इक्विलिब्रियम है और हिंदी में हम इसे बुलाते हैं रासायनिक साम्य। ठीक है जी, हिंदी में इस टॉपिक का नाम है रासायनिक साम्य। अब क्या करते हैं बेटा इस चैप्टर में बेटा हम लोग, ठीक है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिन्हें हम हिंदी में क्या बुलाते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उनकी बात करते हैं बेटा। हमारे पास अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, और एक होती है बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अनुत्क्रमणीय की नहीं उत्क्रमणीय की बात करेंगे, अंतर हम दोनों में देखेंगे बेटा। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर में हमें करना क्या है लॉजिक हमारा, वो लिख लें बेटा कि रसायन, है ना, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जो, है ना, साम्य अवस्था पर अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता, भौतिक रसायन की वह शाखा जो साम्य अवस्था पर अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता, अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता एवं अभिक्रिया की सीमा के बारे में बताती है, रासायनिक साम्य कहलाती है। ठीक है ना, भौतिक रसायन की वह शाखा जो साम्य अवस्था पर अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता एवं अभिक्रिया की सीमा के बारे में बताती है, बहुत रासायनिक साम्य कहलाती है ना। मतलब इस चैप्टर में बेटा मेजर जो हमारे काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम तो बेटा आपका है इक्विलिब्रियम पर, है ना। अंग्रेजी में हम साम्य अवस्था को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और मैं भी अब छोटा बेटा, है ना, एट इक्विलिब्रियम लिखूंगा, जिसका मतलब है साम्य अवस्था, क्योंकि साम्य अवस्था हिंदी में आप भी, है ना, इतनी थोड़ी तो हिंदी में से अंग्रेजी समझते चलोगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर बेटा जो हमारे पास अभिकारक और उत्पाद होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, उनकी सांद्रताएं आखिर कितनी होती हैं, इनका निर्धारण हमें इस चैप्टर में करना है। ठीक है जी, चलिए, तो हमने परिभाषा लिख ली बेटा। अब हम लिखो बेटा अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। अब अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो हमारे पास पहले ही टाइप की अभिक्रिया है बेटा, है ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जिसे हम अंग्रेजी में बुलाते हैं क्या बच्चों, इररिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसे हम बुलाते हैं इररिवर्सिबल क्या आपका रिएक्शन, है ना। क्या होती है, तो आप इसका लिख लीजिए बेटा, वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है, वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है बेटा। मतलब अगर मान लीजिए ए मेरा अभिकारक है बच्चों और बी मेरा उत्पाद है, तो ए आपका बी में परिवर्तित हो रहा है, हम इसे एक सिंगल एरो से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है ना, मतलब चाहे तो हम दूसरी परिभाषा ये भी दे सकते हैं बेटा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, है ना, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, परंतु उत्पाद कभी भी अभिकारक में परिवर्तित नहीं होते हैं ना, परंतु उत्पाद कभी भी अभिकारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं बेटा। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेटा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इस चैप्टर में हमें बेटा केवल और केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं से डील करना है, बट पता होना जरूरी है। पहली अभिक्रिया बेटा इन्हें, है ना, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, है ना, आप पूरा लिख सकते हो कि इन्हें इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। दूसरी अभिक्रिया बेटा, यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, गोस फॉर कंप्लीशन, है ना, यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती हैं। आखिर भैया कोई अभिक्रिया कब तक चलेगी, कोई भी चीज़ हो बेटा, हम गाड़ी में भी पेट्रोल डलाते तो कब तक चलेगा बेटा, जब तक उसमें पेट्रोल की आखिरी बूंद होगी। पेट्रोल खत्म हुआ या तो आपने दोबारा भरा लिया तो अलग बात है बेटा, अदरवाइज तो क्या है बेटा, आपका गाड़ी रुकी जाएगी। इसी तरह से घर में भी बेटा, चाहे एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कितने साल तक चलता है बेटा, कभी ना कभी तो वो भी ख़राब होते हैं। ऐसे ही अभिक्रिया के सापेक्ष ना, हम हर चीज़ को बेटा पहले रियल लाइफ से सोचें। अभिक्रिया के सापेक्ष हम बात करें तो अभिक्रिया कब तक चलती रहेगी बेटा, जब तक आपके पास अभिकारक होंगे। अब कभी ना कभी तो बेटा अभिकारक खत्म होंगे, तो इसलिए अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। मतलब तीसरी चीज़ बेटा, इनमें सीमांत अभिकर्मक, है ना, इनमें सीमांत अभिकर्मक, है ना, इनमें सीमांत अभिकर्मक, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट,
है ना। इनमें सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट शामिल होता है। कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो हमेशा शून्य हो जाएगी बेटा, तो इनमें सीमांत अभिकर्मक मतलब लिमिटिंग रिएजेंट शामिल होता है बेटा। तीसरा और चौथा और महत्वपूर्ण बात बेटा, इनकी अगर हम ग्राफ की बात करें बेटा, दर मतलब रेट वर्सेस समय, दैट इज टाइम, ठीक ना। इनके अगर हम ग्राफ की बात करते हैं बच्चा, तो इनमें ग्राफ किस तरह से होगा बेटा, देखिए अब चूंकि इनमें पश्य अभिक्रिया तो चल ही नहीं रही बेटा, केवल अग्र अभिक्रिया ही चल रही है, तो इनमें फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट लगातार 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 कम होती जाएगी बेटा। एक टाइम आएगा जब अभिक्रिया पूर्ण हो गई, उसके बाद वो क्या हो जाएगी बेटा, शून्य हो जाएगी, ठीक है ना। तो RF है ना, RF का मतलब है आपका अग्र अभिक्रिया की दर, RF है ना, अंग्रेजी में इसे हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, F का मतलब है फॉरवर्ड, ठीक है। चूंकि इसमें पश्य अभिक्रिया नहीं चल रही बेटा, परंतु चूंकि इसमें पश्य अभिक्रिया नहीं चल रही, परंतु हम बोलने को बोल सकते हैं बेटा कि वो हमेशा जीरो ही है ना। इसलिए दिखाने के लिए मैं एक अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये RB है, इसमें RB हमेशा जीरो होगी बेटा। सर RF का मान लगातार कम क्यों होगा, ये आप हमें थोड़ा समझा देते तो अच्छा रहता है, ये डाउट आ गया है। मैं बोलते हैं बेटा डाउट तो हम कुछ नहीं रखने देंगे बेटा। अगर अभिकारक लगातार उत्पाद में परिवर्तित होता जा रहा है ना, अगर अभिकारक लगातार उत्पाद में परिवर्तित होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, अभिकारक की सांद्रता कम होती जा रही है, इसलिए अग्र अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी आपकी, कम, ठीक है ना। तो ये दर वर्सेस किसका ग्राफ है बेटा, समय। अगर हमसे सांद्रता वर्सेस है ना, अगर हमसे सांद्रता दैट इज कंसंट्रेशन वर्सेस समय का ग्राफ पूछेगा, है ना, अब मैं T लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट, तो कैसे होगा ग्राफ बेटा, अभिकारक की सांद्रता लगातार घटते घटते कभी ना कभी क्या हो जाएगी बेटा, शून्य, ठीक है जी, और उसके बाद शून्य ही रहेगी हमेशा। परंतु उत्पाद के लिए क्या होगा बेटा, उत्पाद की सांद्रता लगातार बढ़ेगी। कब तक बढ़ती रहेगी बेटा, जब तक अभिक्रिया पूर्ण न हो जाए। ये एक ही टाइम पर ये जीरो होगा, ये अपने पूर्ण मैक्सिमम मान पर आ गया बेटा। तो ये है अभिकारक के लिए सांद्रता, सांद्रता को बेटा हम स्क्वायर ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो ये अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, अंग्रेजी में ही लिखूंगा मैं इतना, तो आप भी इतना लिखोगे, और ये उत्पाद। तो ये विशेषता हमें पता होना चाहिए बेटा कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है और कैसे काम होता है। अब हमारा बेटा इस चैप्टर में पूरा काम चलता है किनसे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया से। तो सेकेंड अभिक्रिया जो है हमारा वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, है ना। सेकेंड अभिक्रिया जो है हमारी वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक बार अंग्रेजी टर्म बताने के बाद मैं इसी का प्रयोग ज़्यादा करूंगा, तो इनफैक्ट आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अब शॉर्टकट में ना RR ही लिखें, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या परिभाषा देंगे बच्चों हम इसकी, एक ऐसी अभिक्रिया बेटा जो अग्र तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में चलती है, मतलब अर्थात क्या हुआ में तात्पर्य बेटा, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो उत्पाद में बदल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका उत्पाद भी क्या होता है, वापस अभिकारक में बदलता है, ठीक है। तो परिभाषा लिखो बेटा, एक है ना अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्चिम अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में चलती है ना, अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में चलती है, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में चलती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और आगे लिखना बेटा, इन अभिक्रियाओं में अभिकारक उत्पाद में तथा साथ ही साथ उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो सकते हैं, तथा उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो सकते हैं बेटा। इसमें अभिकारक भी उत्पाद में बदल रहा है, उत्पाद भी वापस अभिकारक में बदल रहा है, ठीक है। मतलब इस अभिक्रिया को जो हम प्रदर्शित करते हैं बेटा, है ना, इस अभिक्रिया को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, डबल एरो से बच्चों, इस तरह का डबल एरो हम प्रदर्शित करते हैं, है ना। ऊपर वाला आधा एरो अग्र अभिक्रिया को दर्शाता है, मतलब जिसमें A आपका परिवर्तित हो रहा है किसमें बच्चों, B में, है ना। अब अंग्रेजी में हम इसे फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। और नीचे वाला जो आधा एरो है बेटा वो हमारा दर्शाता है पश्चिम अभिक्रिया को, जिसमें पुनः B क्या हो रहा है आपका, A में परिवर्तित हो रहा है, जिसमें B जो है बच्चों वो पुनः आपका A में परिवर्तित हो रहा है। तो एक अग्र अभिक्रिया है, दूसरी है आपकी कौन सी अभिक्रिया, पश्चिम अभिक्रिया। एक अग्र अभिक्रिया है, दूसरी है कौन सी अभिक्रिया आपकी, पश्चिम अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आई। अब इनकी भी विशेषताएं लिखें बच्चों हम लोग जल्दी से, आई होप ये नोट कर लिया होगा बेटा, पेज पलटता हूँ मैं। तो इनकी विशेषता है ना, आप लिख लो, अब मैं लिखूंगा नहीं। पहला
क्या विशेषताएं लिखोगे बेटा कि इन्हें हम डबल एरो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। पहली विशेषता जो आपको लिखनी है कि इन्हें, है ना, इन्हें डबल एरो से प्रदर्शित करा जाता है। ठीक है, मैं बस लिख दे रहा हूँ इतना, इसे डबल एरो से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा बेटा, यह अभिक्रिया तो पूर्ण हो जाती है बेटा, परंतु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी जिंदगी भर पूर्ण नहीं होती। तो सेकंड लिख लेना बेटा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिंदगी भर पूर्ण नहीं होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिंदगी भर पूर्ण नहीं होती है। यह अभिक्रिया जिंदगी भर पूरी होने वाली नहीं है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिंदगी भर पूर्ण नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। अंग्रेजी में बोले तो जिंदगी भर बेटा, एक बार आपने कोई अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय चालू कर दी, वो जिंदगी भर अगर आप पगला नहीं गए, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। आगे हम ला शातिलीय सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा। अगर हमने जबरदस्ती साम्य को विचलित करने की कोशिश करी तो थोड़ा सा साम्य विचलित होगा बेटा, परंतु पुनः अभिक्रिया साम्य को स्थापित कर लेती। तीसरा बेटा, इन अभिक्रियाओं में कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं होता है। नो लिमिटिंग रिएजेंट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन अभिक्रियाओं में कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं होता है। नो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है जी, ठीक है। और चौथा, आपके ग्राफ की बात करें बेटा, तो यहाँ पे भी दो ग्राफ होंगे बेटा। पहला है आपका रेट वर्सेस टाइम। अब हम इतना अंग्रेजी लिखेंगे आपके साथ, फिर रेट वर्सेस टाइम बेटा। अग्र अभिक्रिया की दर तो यहाँ पे भी कमी होगी बेटा लगातार, ठीक ना। परंतु यहाँ पर क्या है बेटा, पहले वाले में तो पश्य अभिक्रिया की दर हमेशा शून्य थी। यहाँ पर पश्य अभिक्रिया की दर धीरे धीरे बढ़ेगी भी। अग्र की घट रही है, पश्य की बढ़ रही है, और कोई ना कोई समय ऐसा आएगा बेटा जिस पर जिसे हम साम्यावस्था समय बोलते हैं, जिस पर अग्र अभिक्रिया की दर और पश्य अभिक्रिया की दर आपस में बराबर हो जाती हैं बच्चों, है ना। जिस पर अग्र अभिक्रिया की दर तथा पश्य अभिक्रिया की दर आपस में बराबर हो जाती है, ये इस तरह से बराबर होगी बेटा। इसी के बाद हम बोलते हैं कि हमारी, है ना, अभिक्रिया जो है कहाँ पर आ गई बेटा, साम्य। तो अगर हमसे साम्यावस्था की परिभाषा पूछे बेटा कि साम्य कब स्थापित होता है, तो हमारे साम्य की परिभाषा ये बेटा कि वह समय जिस पर अग्र अभिक्रिया तथा पश्य अभिक्रिया की दर बराबर होती है, साम्य अवस्था समय कहलाता है, या उस अवस्था पर साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों, यह साम्य जो है बेटा, ये गतिक साम्य है ना। यह साम्य जो है ये गतिक साम्य है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गतिक साम्य? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। अंग्रेजी में बोले बेटा इसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। सर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनेमिक का मतलब है बेटा ए लगातार बी में परिवर्तित हो रहा है, रुका नहीं है। ए बी में परिवर्तित हो रहा है, पुनः बी ए में परिवर्तित हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं लगातार चल रही हैं बेटा। परंतु मुझे मेरे निकाय में किसी भी गुणनीय गुणधर्म में जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, जिन्हें हम गणना कर सकते हैं ना, गणनीय बोलना चाहिए, मैंने गणनीय बोल दिया सॉरी, है ना। गणनीय गुणधर्म है जिनकी हम गणना कर सकते हैं, कोई भी परिवर्तन नजर आने वाला नहीं है। यही साम्य की निशानियां भी हैं बेटा, हम लिखते हैं अभी। तो एक गतिक साम्य है बेटा। अग्र अभिक्रिया पश्य अभिक्रिया लगातार दोनों चल रही हैं बेटा, परंतु दोनों अब चल रही हैं किससे? दोनों चल रही हैं बेटा समान दर से। समान दर से चलने का मतलब आपको अब कोई भी निकाय में परिवर्तन नजर आने वाला नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्राफ है, पूछ सकता है बेटा ना। हाँ, अब इसमें बेटा अगर सांद्रता वर्सेस समय का पूछे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा इसके 3 तरह के ग्राफ संभव है। दर का तो एक ही तरह का ग्राफ संभव है। सर इसके 3 तरह के क्या क्या हैं? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, है ना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इसके 3 तरह के ग्राफ संभव हैं बच्चों आपके लिए, है ना। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इसके 3 तरह के ग्राफ आपके संभव हैं। ठीक है। पहला बेटा मान लीजिए ये साम्यावस्था समय है ना। सब में मैं पहले साम्यावस्था समय को डॉटेड से शो कर दे रहा हूँ। ये साम्यावस्था समय है। तो पहले टाइप का जो ग्राफ है बेटा वो ये है कि अभिकारक की सांद्रता लगातार कम होती जाए, उत्पाद की लगातार बढ़ती जाए, और एक समय के बाद दोनों कांस्टेंट हो गए। तो ये है बच्चों अभिकारक के लिए, और ये है उत्पाद के लिए। ऐसा भी संभव है। दूसरी संभावना है बेटा कि अभिकारक का बिल्कुल काफ़ी कम परिवर्तन हो, उत्पाद भी काफ़ी कम बने, और पुनः सांद्र मतलब कांस्टेंट हो जाए बेटा। इस तरह के ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है बेटा, है ना। ठीक है जी। और तीसरी संभावना ये है बेटा कि ये ना कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है इनमें से कौन सा सही है, तो तीनों ही सही है बेटा, है ना, ध्यान देना।
ठीक है। दर का बराबर होना, साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया की दर का बराबर होना आवश्यक है, परंतु सांद्रता का बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। सांद्रता का नियत होना आवश्यक है बेटा, है ना। और क्यों होगी नियत, आप कुछ समझ रहे हो बेटा। अगर जितना अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है वापस उतना ही उत्पाद अभिकारक में बदलना चालू हो गया तो हम बोलेंगे कि सांद्रता क्या होगी, नियत होगी। जितना अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है अगर पुनः उतना ही उत्पाद अभिकारक में बदले, सांद्रता नियत। तो आप तीनों कर्व में देखो बेटा, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सभी सांद्रताओं को नियत दिखाया है, ठीक है ना। तीनों में अंतर क्या है बेटा, इसमें लगभग पूर्णतः अभिकारक किस में परिवर्तित हो गया बेटा, उत्पाद में। इसमें अभिकारक उत्पाद में बिल्कुल भी बदलना नहीं जा रहा है और इसमें एक निश्चित सीमा तक अभिकारक उत्पाद में बदल गया है। हमारे पास वैसे भी 3 तरह की अभिक्रियाएं होती हैं बेटा। एक तरह की अभिक्रिया जो अग्र दिशा में काफ़ी ज़्यादा जाती है। कब जाएगी काफ़ी ज़्यादा, जब ऑब्वियसली अभिकारक ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। ये वो टाइप की अभिक्रिया है जिसकी अभिक्रिया की सीमा अग्र दिशा में काफ़ी ज़्यादा है। एक वो होती है बेटा जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदलना ही नहीं चाह रहा है, मतलब अग्र दिशा में अभिक्रिया की जो सीमा है काफ़ी कम है। और एक होती है बेटा जो मॉडरेट मध्यम लेवल तक अग्र दिशा में जा रही है। तो इसके लिए तीनों ही ग्राफ सही है, ठीक है जी। चलिए, तो आई होप बेटा साम्य क्या होता है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो मैंने 10-15 मिनट पहले आपको समझाया है, ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे कहानी को बढ़ाएं, ठीक है। तो आप लिखो बेटा साम्य अवस्था की विशेषताएं। साम्य अवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या बेटा, इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम ना। आप हिंदी में लिख लेना भले, अब मैंने समझा दिया सब टर्म। तो पहला लिखना बेटा कि साम्य अवस्था पर, फर्स्ट पॉइंट है बेटा, साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर तथा पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है, ठीक है जी। आप पूरे पॉइंट वाइज लिखते चलना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट है बेटा, साम्य अवस्था पर अग्र तथा पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है। साम्य अवस्था पर अग्र तथा पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है। साम्य पर RF और RB आपस में बराबर होते हैं। पहला पॉइंट ये है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, है ना, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, साम्य को किसी भी दिशा से स्थापित करा जा सकता है ना। सेकंड बिंदु लिखना बेटा, साम्य को किसी भी दिशा से स्थापित किया जाता है, ब्रैकेट में अग्र तथा पश्च। ये जरूरी नहीं बेटा कि हम हमेशा अग्र दिशा से चलकर साम्य को स्थापित करें, हम पश्च दिशा से चलकर भी साम्य को स्थापित कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है बेटा, साम्य को किसी भी दिशा से, ब्रैकेट में अग्र तथा पश्च से स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट बेटा, है ना, क्या, साम्य अवस्था पर निकाय के किसी भी गणनीय गुणधर्म, जिसे आप मीजरेबल प्रॉपर्टी बोलते हो बेटा ना, साम्य अवस्था पर निकाय के किसी भी गणनीय, जिनकी गणना की जा सके, गणनीय गुणधर्म, ठीक है ना, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बेटा भार, आयतन, सांद्रता, दाब, रंग की तीव्रता, कभी कभी रंग के बारे में बात कर सकते हैं बेटा ना, रंग की तीव्रता इत्यादि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ना। देयर इज नो चेंज इन एनी ऑफ द मीजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एट आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था स्थापित होने के बाद निकाय के किसी भी गणनीय गुणधर्म, ब्रैकेट में भार, आयतन, दाब, मोल, सांद्रता, रंग की तीव्रता इत्यादि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, किसी भी तरह से कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक है। ठीक, तो ये जरूर ध्यान रखना बेटा। तीसरा पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है बेटा, विशेषताओं में आपसे कहीं भी सही गलत वाले रूप में पूछ सकता है, इनमें से कौन सा सही कथन है, कौन सा गलत। चौथा पॉइंट है बेटा कि साम्य अवस्था, है ना, साम्य गतिक प्रकृति का होता है, डायनेमिक नेचर का, वो मैंने लिखा ही दिया है ना। पांचवा पॉइंट बेटा कि साम्य अवस्था पर डेल्टा जी का मान 0 होता है, ठीक ना। अब डेल्टा जी क्या होता है बेटा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, बट अभी आपको ये ध्यान जरूर रखना है। साम्य अवस्था पर डेल्टा जी का मान 0 होता है, साम्य अवस्था पर डेल्टा जी का मान 0 होता है, ठीक है जी। ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। साम्य अवस्था पर डेल्टा जी का मान 0 होता है। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बेटा कि उत्प्रेरक मिलाने पर साम्य अवस्था में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है बेटा, परंतु उत्प्रेरक क्या करता है, साम्य को स्थापित होने में लगने वाले समय को कम कर देता है ना। तो आप लिख लेना इस पॉइंट को, क्या है ना, उत्प्रेरक मिलाने का साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्प्रेरक मिलाने का साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उत्प्रेरक मिलाने से साम्य को स्थापित होने में लगने वाला समय कम हो जाता है, परंतु उत्प्रेरक मिलाने से साम्य को स्थापित होने में लगने वाला समय
कम हो जाता है ना। उत्प्रेरक मिलाने से साम्य को स्थापित होने में लगने वाला समय कम हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है बच्चों, ये जो ग्राफ आपने बनाया है बेटा, अगर ये बोलता है उत्प्रेरक मिलाने से क्या होता, उत्प्रेरक मिलाने से बेटा जो साम्य को स्थापित होने में लगने वाला समय था वो कम हो जाता है। क्यों? उत्प्रेरक क्या करता है बेटा, वो अग्र अभिक्रिया की दर को भी बढ़ा देगा, इसलिए मैंने देखो ऊपर से दिखाया है, और वो पश्च अभिक्रिया की दर को भी बढ़ा देगा। इस तरह से दोनों की दर बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये आपका डॉटेड डॉट वाला जो कर्व मैंने बनाया बेटा, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक ने साम्य को स्थापित होने में लगने वाले समय को कम कर दिया है, क्योंकि उसने अग्र तथा पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा दिया, ठीक है। तो इतने बिंदु बेटा हमें साम्य के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे बेटा, ना, लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, है ना। लॉ ऑफ क्या आपका, मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। आप हिंदी में लिखना बेटा, इतना तो मैं, है ना, बोल अंग्रेजी में ना, मतलब लिख अंग्रेजी में ना, बोल तो मैं पूरा हिंदी में। इस नियम को बेटा दो साइंटिस्ट थे हमारे, गुल्डबर्ग, ठीक है ना, ये तो आप इतना तो आप भी अंग्रेजी में लिख सकते हो, गुल्डबर्ग एंड वागे, उन्होंने दिया था, ठीक ना। तो इस पर्टिकुलर नियम को बेटा हमारे दो वैज्ञानिक थे, गोल्डबर्ग एंड वागे, उन्होंने दिया था। लॉ ऑफ मास एक्शन, इट इज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड किसने, वागे, दो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम को दिया था, गोल्डबर्ग एंड किसने, वागे ने, उन्होंने इसको दिया था, गोल्डबर्ग एंड वागे ने। क्या होता है बेटा, तो इसमें जल्दी से लिखो बेटा, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार, है ना, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल, सक्रिय द्रव्यमान, पुनः रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार अग्र अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल तथा पश्च अभिक्रिया की दर, तथा पश्च अभिक्रिया की दर उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल, है ना, तथा पश्च अभिक्रिया की दर उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, तथा पश्च अभिक्रिया की दर उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है जी। ये है सक्रिय द्रव्यमान का नियम। और सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है बेटा, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले हम इस नियम को देख लें। तो मान लीजिए अगर मेरी कोई अभिक्रिया है बेटा उत्क्रमणीय, A+B गिव्स क्या, C+D, मान लीजिए ऐसी कोई अभिक्रिया है। अब इसमें ऑब्वियसली बेटा ये मेरे लिए अभिकारक है और ये क्या है बेटा, उत्पाद है ना, ये मेरे अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद। तो अग्र अभिक्रिया की दर RF जो होगा बेटा, अग्र अभिक्रिया की दर वो सक्रिय द्रव्यमान A का, है ना, और B का, उनके गुणनफल के समानुपाती है। इसी तरह से बेटा पश्च अभिक्रिया की दर उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, तो ये C/D के समानुपाती। अब ये समानुपाती बेटा, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, कोई समानुपाती स्थिरांक डालना पड़ेगा। वो हमने डाला, तो RF बराबर KF A/B हो गया, RF बराबर KF A/B हो गया। और इसी तरह से RB बराबर KB/C क्या हो गया, D, है ना। RF बराबर KF A/B, RB बराबर KB/C/D, है ना। जहाँ पर लिख लेना बेटा, जहाँ पर KF तथा KB क्रमशः अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया के दर नियतांक है ना। जहाँ पर KF तथा KB क्रमशः अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया के दर नियतांक, ध्यान देना है ना, दर नियतांक वर्ड यूज करा बेटा, है ना, वेग नियतांक बोलो या दर नियतांक बोलो, रेट कांस्टेंट बेटा, है ना। जहाँ KF तथा KB क्रमशः अग्र तथा पश्च अभिक्रिया के दर ऑब्लिक वेग नियतांक है, तथा इनका मान, है ना, तथा इनका मान तापमान तथा उत्प्रेरक दोनों से परिवर्तित होता है, तथा इनका मान तापमान तथा उत्प्रेरक दोनों से परिवर्तित होता है, तथा इनका मान तापमान तथा उत्प्रेरक दोनों से परिवर्तित होता है, ठीक है जी, ठीक। अब हमें क्या पता है बेटा, हमें क्या जानकारी है, साम्य अवस्था पर क्या होता है। साम्य अवस्था पर हमने बोला है बेटा RF और RB का मान बराबर हो जाता है। साम्य अवस्था पर RF और RB का मान बराबर हो जाता है, मतलब KF A/B बराबर KB/C/D हो जाएगा, है ना। KF A/B बराबर KB/C/D हो जाएगा, मतलब KF/KB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C/D
बटे ए इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब के एफ भी नियतांक है बेटा, के बी भी नियतांक है, दो नियतांकों का अनुपात ऑब्वियसली बेटा पुनः नियतांक होगा। इस नियतांक को ही हम साम्यावस्था स्थिरांक या नियतांक जो भी बोल दो है ना, इसी को हम साम्यावस्था स्थिरांक बुलाते हैं। मतलब अल्टीमेटली बेटा गोल्डबर्ग एंड वागे के सक्रिय द्रव्यमान के नियम से आप किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का व्यंजक लिखना सीखते हो, ठीक है। तो आप नीचे इसके बाद लिख लो बेटा कि साम्यावस्था पर के एफ तथा के एफ का अनुपात, के एफ तथा के बी का अनुपात एक नियतांक होता है ना। चूंकि ये दोनों ही नियतांक है बेटा तो इनका अनुपात भी एक नियतांक होगा। साम्यावस्था पर के एफ तथा के बी का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे साम्यावस्था नियतांक कहते हैं, जिसे साम्यावस्था नियतांक कहते हैं। और हमारे चैप्टर का पहला फॉर्मूला यही है बेटा। कभी कभी हमसे किसी क्वेश्चन में बेटा ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, आगे भी हमें भौतिक रसायन के कई चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कभी कभी हमसे क्या करता है बेटा, अभिक्रिया में पश्य अभिक्रिया की दर दे देता है, मतलब दर नियतांक दे देता है, अग्र का दर नियतांक दे देता है और आपसे बोलता है साम्यावस्था स्थिरांक निकालो, आपको केवल दोनों का अनुपात ले लेना है ना। उल्टा भी कर सकता है बेटा ना, साम्यावस्था स्थिरांक दे दे, के बी दे दे और के एफ का मान पूछ ले, या है ना के इक्विलिब्रियम दे दे, के एफ दे दे और के बी का मान पूछे। तो हमें सब अगर सिंबल जो प्रतीक है उनसे हम ढंग भली भांति परिचित है तो फिर बस इस सूत्र को याद रख के हम बाकी काम कर सकते हैं बेटा। और इसलिए फाइनली बेटा यहाँ से अल्टीमेटली हमें साम्यावस्था स्थिरांक लिखने का तरीका पता पड़ गया कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो साम्यावस्था स्थिरांक का व्यंजक लिखा जाता है ना, ये व्यंजक है बेटा, वो कैसे लिखा जाता है, उत्पाद आएंगे ऊपर और अभिकारक आ जाएंगे नीचे, है ना। चूँकि साम्य पर बेटा सभी का सक्रिय द्रव्यमांक भी नियतांक हो जाएगा, इसलिए ये नियतांक है तो ये भी पुनः क्या है आपका एक नियतांक ही, ठीक है ना। अब इसमें आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर अगर अभिक्रिया का टाइप कुछ अलग होता, ये तो आपने 1:1 वाला लिखा है, मान लीजिए सर 2a + b गिव्स c + d, मतलब a का रस समीकरण मिति गुणांक 2 कर देते तो क्या होता, तो बेटा आपका जो अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का व्यंजक होता वो हो जाता, ऊपर हो जाता c, नीचे हो जाता d/a² इंटू बी, ये हो जाता। सर ये कैसे सर, थोड़ा बता देते तो अच्छा रहता। अभी बता देंगे बेटा, इसी से बता देंगे। मान लीजिए ये तो a + b था बेटा, ठीक है ना। अगर ये 2a है तो क्या मैं इसे a + b भी लिख सकता हूँ? आप ही मुझे बताइए बेटा, है ना। बिल्कुल आपके मन ही मन आवाज़ आ रही होगी, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम इसे बेटा a + b भी लिख सकते हैं जी। और अगर मैं इसे a + b लिख सकता हूँ तो RF किसके समानुपाती हो गया बेटा, अब a इंटू b हो गया। और a इंटू b, जैसे यहाँ पे एक अभिकारक a था और एक b था, अब हम मान ले रहे हैं हमारे पास दो अभिकारक a हैं और एक b है, तो आप देख लीजिए खुद ही a की घात कितनी हो गई बेटा 2। तो अल्टीमेटली बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि गोल्डबर्ग और वागे के नियम से अब आप साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक लिखना सीख सकते हो बेटा। और अल्टीमेटली अगर मैं कोई जनरल अभिक्रिया लिख दूं, मान लो Ma + Nb गिव्स Pc + Qd, Ma + Nb गिव्स Pc + Qd, इस तरह का लिखता हूं तो इसके साम्यावस्था स्थिरांक का जनरल व्यंजक क्या हो जाएगा बच्चों, आप खुद ही मुझे बता सकते हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, c की घात, है ना। जो मनी मन बोलोगे बेटा देखो हम सुन लेते हैं, हमें तो लगता है कैमरा ही हमारे सामने गर्दन हिला रहा, मस्त हाँ सर आ रहा समझ में ना, बोल भी रहा है। तो c की घात p, d की घात q बटे क्या नीचे बेटा a की घात m और b की घात m, ठीक है ना। मतलब आपको सीधे सीधे क्या शिक्षा मिल रही बेटा, जो भी रस समीकरण मिति गुणांक होगा उससे आपको उसकी घात में ले जाना है, सीधे सीधे ये कहानी होगी, ठीक है जी। चलिए आई बात समझ में। अब सर ये सक्रिय द्रव्यमान का बोला है सर, थोड़ी सी चिंता हमारी ये बच गई, बाकी तो सब समझ में आ गया। तो आइए बेटा सक्रिय द्रव्यमान दैट इज एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, ओहो ठीक है ना, जिसे अंग्रेजी में हम लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्टिव मास क्या होता है इसको समझे ना। द्रव्यमान इसलिए मास और एक्टिव, है ना। कई चीज़ें हिंदी से समझ में आती है बेटा, कई अंग्रेजी से, इसलिए मैं दोनों टर्म सुनाते चल रहा हूँ। अंग्रेजी वालों तो केवल हम अंग्रेजी में सुनाते हैं, आपको हिंदी में भी इसलिए सुना देते, अंग्रेजी में भी सुना देते हैं, आपको तो बोनस दे रहे हैं हम लोग, है ना। एक्टिव नाम से ही बेटा एक्टिव मास, है ना। तो सीधे सीधे अगर हमसे परिभाषा पूछे तो यही परिभाषा बेटा, वह द्रव्यमान जो सक्रिय होता है, अगर परिभाषा की बात करूँ
तो क्या परिभाषा दोगे बेटा? वह द्रव्यमान जो सक्रिय होता है ना, मुझे पता है आप मनी मन हंस रहे होगे, सर ये क्या है, आपने तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब बोल दिया, वह द्रव्यमान जो सक्रिय होता है। एक्चुअली मीनिंग यही है बेटा। और सक्रिय का मतलब क्या है बेटा? जो क्रियाकारी है, जो क्रियाशील है, मतलब जो क्रिया में क्या कर रहा है बेटा? भाग ले रहा है, ठीक है। तो वह द्रव्यमान जो सक्रिय होता है, अर्थात जो अभिक्रिया में भाग लेता है, वह द्रव्यमान जो सक्रिय होता है अर्थात अभिक्रिया में भाग लेता है, वही कहलाता है क्या बच्चों? एक्टिव मास। वह द्रव्यमान जो सक्रिय होता है अर्थात अभिक्रिया में भाग लेता है अर्थात क्रियाशील होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। इसको निकालने के तरीके अलग अलग हैं बेटा। पहला केस है बेटा, है ना, क्या पहला केस लिखना? विलय, विलय, किसी विलयन में विलय के लिए, किसी विलयन में विलय का सक्रिय द्रव्यमान उसकी सांद्रता से दिया जाता है। पहला पॉइंट लिखना बेटा, किसी विलयन में विलय का सक्रिय द्रव्यमान उसकी सांद्रता से दिया जाता है। तो अगर हमारे पास सॉल्यूट हो बेटा, सॉल्यूट हो, तो उसका एक्टिव मास जो होगा वो उसकी क्या हो जाएगी बेटा? सांद्रता, ठीक है, सांद्रता। और सांद्रता हमेशा किस में प्रदर्शित करते हो बेटा? कैसे निकालते हो? मोल्स बटे वॉल्यूम से, इसलिए जो इसकी इकाई हो जाएगी बेटा वो मोल प्रति लीटर, है ना, मोल प्रति लीटर, ठीक। दूसरा बेटा, गैस के लिए अगर गैस आ जाए बेटा, तो गैस का सक्रिय द्रव्यमान, गैस का एक्टिव मास हमारे पास निकालने के लिए दो तरीके होते हैं बेटा। या तो मैं उसकी सांद्रता भी ले सकता हूँ, या मैं उसका पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब भी ले सकता हूँ। दोनों तरीके हैं हमारे पास। गैस के लिए बेटा हम उसका सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और आंशिक दाब से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आंशिक दाब की इकाई क्या होती है बेटा? एटीएम या बार, जो भी, तब इकाई आपका एटीएम या बार में चलेगी, सांद्रता की वही। सर दो तरीकों से क्यों बता रहे हो बेटा? क्योंकि गैस जब भी बोली जाएगी बेटा, हम हमेशा हमारी गैस को क्या मान के चलेंगे बेटा? आदर्श गैस। गैस जब भी बोली जा रही है आपको हमेशा आपकी गैस को आदर्श मान के चलना है। और अगर आदर्श गैस है बेटा तो हमारा समीकरण कौन सा यूज होगा बेटा? PV इक्वल टू NRT। अगर PV इक्वल टू NRT है तो P बराबर हो गया N/V इंटू RT, हो गया जी। और N/V ही क्या है बेटा? सांद्रता। इसलिए गैसों के लिए हम P बराबर CRT भी लिखते हैं, है ना। गैसों के लिए हम P बराबर क्या लिखते हैं बेटो? CRT भी लिखते हैं। तो ध्यान देना, इसलिए हम बोल सकते हैं बेटा कि गैस के लिए आंशिक दाब और सांद्रता एक दूसरे के समानुपाती है ना। गैस के लिए आंशिक दाब और सांद्रता एक दूसरे के समानुपाती है। इसे दोनों तरीके हैं बेटा। तीसरा लिख लेना बेटा, है ना, शुद्ध द्रव तथा ठोस के लिए सक्रियता, सक्रिय द्रव्यमान एक लिया जाता है। प्योर लिक्विड और सॉलिड, इनका एक्टिव मास नियतांक होता है और जिसे हम एक लेते हैं। साफ साफ लिखना, शुद्ध द्रव तथा ठोस का सक्रिय द्रव्यमान नियतांक होता है, नियत रहता है तथा इसे इकाई मान लिया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा लिखना। जब भी आपको ठोस या द्रव गैस के साथ मिल गए, आपको उन्हें साम्यावस्था व्यंजक जो हमने लिखना सीखे हैं बेटा, इनमें शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं शामिल करने की ज़रूरत? क्योंकि इनके क्या है बेटा? इनके सक्रिय द्रव्यमान नियत होते हैं और वो परिवर्तित होने वाले नहीं हैं। और लास्ट और फाइनल पॉइंट, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है बेटा, क्या कि अति तनु विलयन में विलायक का सक्रिय द्रव्यमान नियत रहता है तथा उसे इकाई माना जाता है ना। अति तनु विलयन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप, में विलायक का सक्रिय द्रव्यमान नियत रहता है तथा इसे इकाई मान लिया जाता है। विलायक का क्या बेटा? सक्रिय द्रव्यमान नियत होता है तथा इसे क्या मान लिया जाता है बेटा? इकाई मान लिया जाता है। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है बच्चों, चौथा बिंदु, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप सॉल्वेंट का भी एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान एक ले लोगे। मतलब अल्टीमेटली बेटा हमें काम के लिए इन दोनों का है। गैस के साथ अगर ठोस या द्रव आ गए तो भी सक्रिय द्रव्यमान एक ले लूंगा, और इधर विलायक आ गया तो भी हम सक्रिय द्रव्यमान एक ले लेंगे। इधर विलायक आ गया तो भी हम सक्रिय द्रव्यमान एक ले लेंगे। चलो जी बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। तो अब हमारा सक्रिय द्रव्यमान भी हमें समझ में आ गया। अब हमारा बेटा साम्यावस्था स्थिरांक के प्रकार, है ना। अब अगला चीज़ है साम्यावस्था स्थिरांक के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप हिंदी में लिखना भले, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक के प्रकार। तो हमारे पास जो साम्यावस्था स्थिरांक के प्रकार होते हैं बेटा ना, पहला होता है आपका, पहला जो है वो है Kc, है ना। पहला है आपका Kc, ठीक है ना। के हमेशा नियतांक के लिए आएगा बेटा,
और सी का तात्पर्य है यहाँ पर कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता। सी का मतलब है यहाँ पर कंसंट्रेशन, मतलब क्या, सांद्रता, है ना। तो इसमें लिखना बेटा व्हेन, जब सक्रिय द्रव्यमान को, है ना, जब सक्रिय द्रव्यमान को सांद्रता के पद में लिखा जाता है, जब सक्रिय द्रव्यमान को सांद्रता के रूप में लिखा जाता है तो प्राप्त साम्यावस्था स्थिरांक, Kc कहलाता है। जब सक्रिय द्रव्यमान को सांद्रता के पदों में लिखा जाता है तब प्राप्त साम्यावस्था स्थिरांक Kc कहलाता है, ठीक है ना। तो Kc का मतलब कुछ नहीं बेटा, बस आपको जो सभी अभिकारक और उत्पाद आ रहे हैं उनमें आपको सक्रिय द्रव्यमान को सांद्रता के पदों में लिखना है। जैसे अगर मैं कोई अभिक्रिया लेता हूँ बेटा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, यहाँ पर आपको संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं दिया होना आवश्यक है, दी रहेंगी। N2 गैस प्लस 2H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, है ना। ठोस, द्रव, गैस सब बताया जाएगा बेटा, ये कंफर्म है। तो अगर मैं यहाँ से इसके Kc का व्यंजक लिखूंगा तो मैं लिखूंगा अमोनिया की सांद्रता। अब सांद्रता का भी प्रतीक जो होता है बेटा वो स्क्वायर ब्रैकेट ही होता है, अब इसे सांद्रता पढ़ना है हमें ना। तो हम इसे लिखेंगे क्या बेटा, NH3 की सांद्रता का स्क्वायर, क्योंकि उसका कोफिशिएंट कितना है बेटा 2, नीचे नाइट्रोजन की सांद्रता N2 और साथ में H2 की सांद्रता का क्यूब, है ना, साथ में H2 की सांद्रता का क्यूब। तो ये हो गया Kc का व्यंजक। तो इस चैप्टर में हमारे लिए पूरा काम बेटा Kc Kp चलेगा। अब मैं दूसरा भी बता दूं बेटा, Kp वापस, K तो नियतांक के लिए बेटा, और साथ में क्या आ गया है आपका P का मतलब है अब आपका पार्शियल प्रेशर। मतलब अब आप खुद इतने समझदार हो गए, आप तुरंत मुझे बता दोगे कि अब ये कब प्रयोग होगा, जब हम सक्रिय द्रव्यमान को किसके रूप में लिखेंगे बेटा, आंशिक दाब के रूप में, है ना। तो आप इसमें लिख लो बेटा, जब सक्रिय द्रव्यमान को आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाता है ना, जब सक्रिय द्रव्यमान को आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाता है तो प्राप्त साम्यावस्था स्थिरांक Kp कहलाता है। जब सक्रिय द्रव्यमान को आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाता है तो प्राप्त साम्यावस्था स्थिरांक Kp कहलाता है। तो प्राप्त साम्यावस्था स्थिरांक Kp कहलाता है। मान लो अभिक्रिया में ऊपर वाली ही ले रहा हूँ बेटा अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो तब Kp बेटा, अब तीनों का, चूंकि तीनों गैस है इसलिए मुझे आंशिक दाब लिखना है। तो अब आंशिक दाब को लिखने का तरीका है बेटा P और उसके नीचे NH3, है ना। इसे जो प्रोनाउंस करा जाता है, बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, है ना। ये मतलब आंशिक दाब ऑफ इसका NH3। चूँकि इसका गुणांक 2 है बेटा, इसलिए हमें इसको नॉर्मल ब्रैकेट में लिखकर ऊपर घात उसकी 2 लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आंशिक दाब ऑफ अमोनिया की घात 2, नीचे नाइट्रोजन का आंशिक दाब। अब चूंकि इसका गुणांक 1 है इसलिए अब हमें इसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगाना है, ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसे। इंटू हाइड्रोजन के आंशिक दाब की घात 3, इंटू हाइड्रोजन के आंशिक दाब की घात 3। तो ये इस तरह से Kc और Kp के व्यंजक लिखे जाते हैं बेटा। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका Kc और Kp ही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका Kc और Kp ही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना कंपलसरी है, ध्यान रखना बिल्कुल मस्ट है बेटा, ठीक है जी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा ना, इसकी मैं अभी और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पहले हम अगली चीज़ बेटा, इकाई, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, इसके बारे में बात कर लें। Kp और Kc की इकाई, क्योंकि अभी मैंने बोला बेटा Kc का मतलब है आप सांद्रता के पदों में प्रदर्शित कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर मैं यूनिट ऑफ, चलो अलग अलग ही लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ, पहले Kp की बात करते हैं। Kp में आपने किसके पदों में लिखा बेटा, आंशिक दाब। तो यूनिट ऑफ Kp जो होती है, और आंशिक दाब किस इकाई में व्यक्त किया जाता है बेटा, आंशिक दाब किस इकाई में व्यक्त किया जाता है बेटा, आपका ATM में। आंशिक दाब किस इकाई में व्यक्त किया जाता है बेटा, ATM में, ठीक है ना। तो इसका जो होगा बेटा, इसकी जो यूनिट होगी वो ATM की पावर होगी डेल्टा Ng, है ना। इसकी जो इकाई हो जाएगी ATM की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। अब सर ये डेल्टा Ng क्या है, तो डेल्टा Ng बेटा, डेल्टा का मतलब है चेंज, परिवर्तन, N है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, और G मतलब केवल वो जो गैस में होंगे। तो इसका मतलब है सभी उत्पाद आपके जो भी गैसीय अवस्था में हैं उनके रस समीकरण मिति गुणांकों का योग कर लो और उसमें से बेटा माइनस कर दो सभी अभिकारक जो गैसीय अवस्था में हो उनके रस समीकरण मिति गुणांक का योग। इससे हम हमारी अभिक्रिया का डेल्टा Ng बुलाते हैं, जो आगे भी हमें काफ़ी अभिक्रियाओं में बार बार
प्रयोग करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसको ढंग से समझना आवश्यक है। ठीक है, अभी मैं और लिखा रहा हूँ। जैसे इस अभिक्रिया की बात करें, पहले मैं इकाइयाँ लिख दूँ बेटा, फिर बता रहा हूँ। अब यूनिट ऑफ केसी, केसी में सभी चीज़ें किसके पदों में आ रही है बेटा? सांद्रता। सांद्रता की इकाई क्या होती है बेटा? मोल प्रति लीटर। तो जनरल इकाई जो होगी, अलग अलग अभिक्रियाओं की अलग अलग होंगी बेटा, ये जनरल है बेटा, सामान्य, ताकि बस सब अलग अलग अभिक्रियाओं का डेल्टा एन जी अलग अलग होगा। जिसका डेल्टा एन जी 2 होगा, हम बोलेंगे उसकी इकाई एटीएम की घात 2 हो जाएगी, ऐसा है ना। और वो निकालने का तरीका अभी मैं कुछ अभिक्रियाओं में सिखा रहा हूँ। तो इसमें मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एन हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एन। सर दोनों में अंतर क्या हो गया बेटा? जब आप केपी की बात कर रहे हो बेटा, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना जरूरी है, केपी केवल उन्हीं अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा जिनमें कम से कम एक गैस हो, है ना। अगर गैस नहीं है तो फिर आप केपी की बात ही नहीं करोगे। तो केपी केवल उन अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा जिनमें कम से कम मेरे पास एक गैस हो। अगर गैस नहीं है तो आपके केपी की बात होने वाली नहीं है बेटा, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर गैस लिखना जरूरी था। अब केसी बेटा सांद्रता है, सांद्रता के लिए गैस हो या ना हो काम चलता है, इस वजह से यहाँ जी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और डेल्टा एन का भी सेम मीनिंग है बेटा, उत्पाद के मोलों का रस समीकरण मृत्यु गुणांक में से घटा देंगे अभिकारक के रस समीकरण मृत्यु गुणांकों का योग, ठीक है ना। अगर हमारी समांगी गैसीय अभिक्रिया हो गई, अगर हमारी समांगी गैसीय अभिक्रिया हो गई, है ना, क्या है मीनिंग समांगी गैसीय अभिक्रिया का? होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, मतलब पूरी अभिक्रिया, जैसे ये जो अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिखी है, यह एक समांगी गैसीय अभिक्रिया है, ठीक है ना। पूरे अभिक्रिया में सब के सब गैस हैं। समांगी गैसीय अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एन का मान और डेल्टा एन जी का मान बराबर होगा, और किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन और डेल्टा एन जी बराबर होने वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो समांगी गैसीय अभिक्रियाओं के लिए दोनों बराबर हैं। अब जैसे मैं यहाँ निकालूँ बेटा, तो हमें कुछ नहीं करना है बेटा, जो डेल्टा एन होगा वही डेल्टा एन जी भी होगा, और बड़ा सिंपल सा काम है बेटा, है ना। उत्पाद का रस समीकरण मिति गुणांक जो मुझे 2 दिख रहा है ना, उत्पाद का रस समीकरण मिति गुणांक जो मुझे 2 दिख रहा है, माइनस अभिकारक के रस समीकरण मिति गुणांकों का योग, चूंकि उत्पाद एक ही है बेटा। अब इसका रस समीकरण मिति गुणांक 1 है और इसका 3 है, 1 + 3 हो गया कितना बेटा? 4, इसीलिए 1 + 3 हो गया 4, इसलिए हम इस अभिक्रिया का डेल्टा एन हो या डेल्टा एन जी हो, कितना बोलेंगे? -2। तो इस बेसिस पर अगर मैं इसके केसी की इकाई पूछता आपसे, तो आप बोलते मोल प्रति लीटर की घात -2, और इसका मैं पूछता तो आप बोलते एटीएम की घात -2। ये इनकी क्या है बच्चों? इकाई है, ठीक है। तो दोनों से हमें फेमिलियर होना जरूरी है बेटा, कि केपी क्या होता है, केसी क्या होता है और उनकी इकाई क्या होती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में K0C या K0P लिखा हुआ मिल सकता है। अभी हमने केसी केपी लिखा है बेटा, K0C या K0P लिखा हुआ मिल जाए तो ये यूनिट लेस होते हैं, इनकी कोई भी इकाई नहीं है किसी भी अभिक्रिया के लिए। सर ऐसा कैसे हो गया, ये क्या भला है ना। तो K0C में आपको रखनी तो सांद्रता ही है बेटा, परंतु इकाई नहीं होगी केसी की। क्यों नहीं होगी? हम हर एक की सांद्रता को 1 मोलर से भाग दे देंगे ना। मान लीजिए इसकी सांद्रता 5 मोलर है बेटा, तो मैंने उसे 1 मोलर से भाग दे दिया। ये नॉट का मतलब ही बेटा मानक अवस्था, और मानक गैस के लिए 1 एटीएम दाब होता है और विलय के लिए 1 मोलर होता है। तो जिनकी जो भी सांद्रता होंगी, अगर मैंने उन्हें 1 मोलर से भाग दे दिया तो मोलर मोलर कैंसिल होकर अब वो केवल संख्या बची, और अगर संख्या बची तो फिर कोई भी इकाई होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो हमें केवल एक रफ आइडिया कभी किसी क्वेश्चन में दिख जाए बेटा, तो पता रहे कि K0C और K0P का आखिर मीनिंग क्या है। K0C K0P मानक अवस्था है में साम्य अवस्था स्थिरांक है बेटा, और उनकी कोई भी इकाई होने वाली नहीं है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट भी हमें छोटी छोटी चीज़ें, आज का पहला सेशन बेटा थ्योरेटिकल सेशन है कि हम सब चीज़ों से फैमिलियर हो जाए। मैं एक बार और दिखा दूं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ग्राफ हमें समझ में आना चाहिए बेटा, गोल्डबर्ग और वागे का नियम क्या है, साम्य अवस्था की विशेषताएं पता होना चाहिए, ठीक है। सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, केसी केपी क्या होते हैं, इनकी इकाई क्या होती हैं, साथ ही साथ, है ना। अब मुझे पता होना चाहिए बेटा केपी तथा केसी में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, केपी तथा केसी में संबंध। अब सबसे पहली बात बेटा कि केपी तथा केसी में जो संबंध आपने हेडिंग डाल दी है, सबसे पहली चीज़ कि ये किन अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा। ये केवल उन अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा बेटा जिनमें कम से कम एक गैस हो, क्योंकि बिना गैस के हम केपी की तो
बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो आप पुनः इसमें लिख लेना बेटा कि यह केवल उन अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा जिनमें कम से कम एक गैस हो। यह केवल उन अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा जिनमें कम से कम एक गैस हो। यह केवल उन अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा जिनमें कम से कम केवल एक गैस हो। एक गैस हो बेटा, एक से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, कम से कम एक होना आवश्यक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखो एक मैं छोटा सा अननोन में लिख देता हूँ कि ए गैस है, बी सॉलिड है बेटा, दोनों अभिक्रिया करके सी लिक्विड बना रहे हैं, 2C लिक्विड प्लस मान लो डी गैस बना रहे हैं। ऐसे आर्बिट लिख दिया बेटा। वेल नोन अभिक्रियाएं तो जो हमें पता है काफ़ी सारी हैं, एक अननोन के लिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ इसका मुझे केसी का व्यंजक बताओ, अब मैं आपसे बोलूँ इसका केसी का व्यंजक बताओ, मैंने अभी आपसे बोल दिया था बेटा, ये कॉमनली मिस्टेक खूब ज़्यादा करते हैं बच्चे। मैं अभी इसकी भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको 8-10 रिएक्शन की, ठीक है जी, कि अगर ठोस या द्रव गैस के साथ आ गया बेटा तो वो साम्यावस्था स्थिरांक में शामिल नहीं होंगे। व्यंजक में क्यों नहीं शामिल होंगे? क्योंकि मैंने बोल दिया है इनका सक्रिय द्रव्यमान नियत होता है, और नियत होने का मतलब हम इसे बेटा इकाई मान लेते हैं। इनका सक्रिय द्रव्यमान नियत होता है और हम इसे इकाई मानते हैं। तो अगर मैं इसका केसी का व्यंजक पूछूंगा तो केवल आप डी की सांद्रता की घात 3 और नीचे किसकी सांद्रता लिखोगे? ए की, है ना। डी का गुणांक 3 है और ए का 1 है। बी ठोस अवस्था में, सी लिक्विड अवस्था में गायब कर दिया। इसी तरह से बेटा अगर मैंने बोला इसका केपी का व्यंजक लिखो, तो केपी का व्यंजक आप लिखोगे, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का क्यूब, है ना। वैसे भी देखो आप खुद समझदार हो कि ठोस तथा द्रव के लिए हम आंशिक दाब की बात करते ही नहीं बेटा, वो केवल गैस के लिए करते हैं। और नीचे आएगा किसका आंशिक दाब? ए का, ठीक है। ये तो व्यंजक हो गया बेटा। अब हम चाह रहे हैं बेटा, कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे हमें जिनमें केपी देकर केसी पूछ लेगा किसी अभिक्रिया का, या केसी देकर केपी, या उल्टा केपी देकर केसी। तो अब क्या करेंगे, उसमें कैसे करेंगे बेटा? उसमें ये जो संबंध हम लिखने जा रहे हैं इसी की मदद आपको लेनी पड़ेगी। कैसी मदद लेंगे सर? देखो, है ना, हम भैया गैस के लिए लगा देंगे PV इक्वल्स टू क्या? nRT, है ना। गैस हमें बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बोल दिया आदर्श मानना है, ये लगाया। तो पहले अगर मैं ए के लिए लगाता हूँ बेटा, तो ए का आंशिक दाब PA बराबर ए के मोल बटे आयतन, मैं आयतन को नीचे ले गया, PV इक्वल टू nRT में, है ना। और Na/V ही क्या हो गई बेटा? मेरी सांद्रता। तो मैं लिख सकता हूँ PA बराबर क्या? CA इंटू RT, ठीक है। ए का आंशिक दाब ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, P बराबर CRT। अब ए के लिए PA बराबर CART। इसी तरह से डी के लिए अगर मैं ये चीज़ लगाऊँ तो PD, डी का आंशिक दाब बराबर ND, डी के मोल बटे V इंटू RT। अब ठीक है ना, इसे भी क्या लिख सकते हैं बेटा? डी का आंशिक दाब बराबर डी की सांद्रता इंटू RT, सही है। अगर मैं ए और बी के आंशिक दाब इनके सांद्रता के रूप में वापस इन्हें केपी में रख दूं, किस में रख दूं बेटा? केपी। तो डी की जगह मैंने लिख दिया सी की सांद्रता। और चलो अपन तो सांद्रता को, है ना, ऐसा क्यों लिख रहे हैं बेटा? अपन इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे ना, क्योंकि हमने ऊपर तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो ऐसे लिख दो ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी न रहे। तो डी के आंशिक दाब की जगह मैंने डी की सांद्रता इंटू RT और इसकी घात कितनी बच्चों? 3, ये लिखा। नीचे क्या लिखा मैंने? ए की सांद्रता इंटू RT, ठीक है जी। अब क्या हो गया बेटा? मैंने डी की घात 3 और एक इसको अलग लिया, ऊपर से बेटा RT की घात कितनी? 3, नीचे RT बचा क्या बेटा? RT की घात 2। आई होप इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा। इतनी तो हम, है ना, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें इतना बेसिक मिनिमम तो आता ही होगा बेटा। नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हो बेटा कि ये चीज़ क्या हो गई? ये किसका व्यंजक है बेटा? केसी का। तो हमारे लिए संबंध इस अभिक्रिया के लिए क्या बना? हमारे लिए इस अभिक्रिया के लिए क्या संबंध बना बेटा? KP बराबर KC इंटू RT की पावर 2। KP बराबर KC RT की पावर 2। अब सर कभी किसी नए क्वेश्चन में हमसे संबंध पूछे तो क्या बार बार मुझे इस तरह से पूरा डिराइव करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, है ना। आपको इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं बेटा। आपको मैं इन जनरल लिखा दे रहा हूँ। इन जनरल मतलब किसी भी अभिक्रिया में जो आप लगा सकते हो, बस कंडीशन है बेटा कि उस अभिक्रिया में कम से कम एक गैस जरूर हो, क्योंकि अदरवाइज KP परिभाषित ही नहीं होगा। अगर गैस नहीं है तो KP परिभाषित नहीं होगा। तो इन जनरल हो जाएगा बेटा आपका KP बराबर KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG। इन जनरल हो गया बेटा KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा NG। अब आप देख सकते हो बेटा, अगर मैं आपका इस अभिक्रिया का डेल्टा NG निकलाऊँ, अगर मैं इस अभिक्रिया का डेल्टा NG निकलाऊँ आपसे, तो क्या बोला था मैंने? हमें डेल्टा NG में केवल गैस को ही देखना है,
गैस डी है बेटा, उसका रस समीकरण मिति गुणांक 3 माइनस ए गैस है, उसका रस समीकरण मिति गुणांक 1, 3 - 1 हो गया 2। तो आप देख लो जनरल संबंध हमारा सही हो गया। तो अब हमें ये संबंध याद रखना जरूरी है बेटा, Kp बराबर Kc RT की पावर क्या आपका डेल्टा Ng, है ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मान लीजिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन लिखो बच्चा, है ना। पहला क्वेश्चन हमसे दे रहा है छोटा सा कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए Kp का मान 40 atm² है। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए Kp का मान 227 डिग्री सेल्सियस पर, तापमान भी दिया है बेटा ना, 227 डिग्री सेल्सियस पर 40 atm² है ना। ठीक है, आपसे कह रहा है बेटा इस अभिक्रिया के लिए समान तापमान पर Kc का मान ज्ञात करो। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए Kp का मान 227 डिग्री सेल्सियस पर 40 atm² है। आपसे कह रहा है इस अभिक्रिया के लिए इसी तापमान पर Kc का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब अभिक्रिया नहीं दी है बेटा, बस आपसे बोला है Kp इतना है तो Kc बताओ। अब कई बार बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि सर अभिक्रिया तो नहीं दी है, हम कैसे डेल्टा Ng निकालेंगे। तो ये आपके बेटा शार्पनेस आपके माइंड की यही है कि आप कितना प्रॉब्लम्स को ढंग से सोच पाते हो। आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा उसने इकाई दे दी है 2, है ना। अगर ये K0P होता तो मैंने अभी बता दिया तब इकाई होती ही नहीं, Kp इकाई है और इकाई अगर 2 है बेटा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे डेल्टा Ng का मान 2 है, क्योंकि अभी हमने जनरल इकाई क्या लिखी थी, Kp बराबर ATM की पावर कितना आपका डेल्टा Ng। ठीक है जी, अगर डेल्टा Ng 2 है बच्चों तो हमारा संबंध हो गया Kp बराबर Kc RT की घात 2। ठीक है जी, ये हो गया संबंध। अब अगर ये संबंध है बेटा तो Kp तो दे दिया है आपको 40, निकालना है क्या बच्चों आपको Kc इंटू RT। अब R का मान कितना ले बेटा, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा 0.08। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर R आपका वही जो गैस नियतांक 0.0821 होता है, उसी इकाई वाला प्रयोग होगा लीटर ATM पर मोल केल्विन ना, लीटर ATM पर मोल केल्विन उसी इकाई वाला प्रयोग में होगा। ठीक है, इसी को बेटा हाँ वो करना चाहे तो 0.08 दे दे, या हो सकता है बेटा कभी वो 1/12 दे दे, बट होगा यही प्रयोग। ऐसा क्यों सर, क्योंकि आप खुद देख सकते हो बेटा आपने दाब को ATM में लिया है और आपने सांद्रता को मोल प्रति लीटर में, तो मोल भी आ रहा है, ATM भी आ रहा है, लीटर भी आ रहा है। और ये तो जग जाहिर है बेटा, हमें शुरू से पता है कि भौतिक रसायन के किसी भी सवाल में तापमान को हमेशा किस इकाई में रखा जाता है बेटा, केल्विन में, तो केल्विन इस वजह से आ रहा है। ठीक है ना, तो 0.08 ये क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, अभी मैंने मेंशन नहीं करा था, आप लिख लेना। और 227 का मतलब कितना बेटा 500 इसका स्क्वायर, है ना। अब अगर हम 0.08 इंटू 500 करते हैं, 2 डेसिमल 2 जीरो हट गए, 8 इंटू 5 बेटा 40, तो इसका मतलब Kc कितना हो गया बच्चों, 40 ऊपर है बेटा और नीचे है 40 का स्क्वायर, तो Kc का मान हो गया 1/40। और जिसे वो चाहे तो और बेटा आपको 1/40 को मैं 10 की घात -2 इंटू 100 लिख दूँ ऊपर, तो 100/40 मतलब 2.5 इंटू 10 की घात -2, सही है जी। और इसकी तब इकाई भी लिख देगा बेटा मोल प्रति लीटर की घात 2। ठीक है, वो चाहे तो ज़रूरी नहीं बेटा, वो चाहे तो इसी को 2.5 इंटू 10 की घात -2 कैपिटल M की पावर 2 भी लिख के दे सकता है ना, क्योंकि कैपिटल M का मतलब होता है मोलर, और मोलर ही मोल प्रति क्या होता है बेटा लीटर। तो पहले टाइप के सवाल ये हैं बेटा कि बिना अभिक्रिया दिए हुए अगर हमें किसी अभिक्रिया का Kp दे दे और Kc पूछे, या Kc दे के Kp पूछे, तो हमें ये संबंध जनरल संबंध पता होना चाहिए कि Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng होता है, और इसमें डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं वो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो बेटा, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं काफ़ी सारी अभिक्रियाओं के लिए Kp Kc के व्यंजक लिख लूँगा, संबंध लिखेंगे, इकाई लिखेंगे, ताकि और प्रैक्टिस होगी। तब तक आप इनको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करके आएँ। तो आखिरी क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है बेटा कि किस तापमान पर हर उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए Kp तथा Kc के आंकिक मान बराबर होंगे। किस तापमान पर हर अभिक्रिया के लिए, ना, हर अभिक्रिया के लिए Kp तथा Kc के आंकिक मान समान होंगे। किस तापमान पर हर अभिक्रिया के लिए Kp तथा Kc के आंकिक मान समान होंगे। ठीक है, अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बेटा ये एजम्पशन शामिल है कि अगर मैं Kp की बात कर रहा हूँ मतलब गैस तो पक्का होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब हमसे बोल रहा है बेटा ऐसा कौन सा तापमान होगा जिस पे दुनिया की कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें गैस हो, Kp और Kc के आंकिक मान बराबर हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो भैया देखो आपके पास संबंध क्या है बेटा, के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी है ये संबंध, ठीक है जी। अब अगर वो बोल रहा है बेटा के पी तथा के सी के आंकिक मान बराबर है तो ये कैंसिल हो गया, मतलब आर टी की पावर डेल्टा एन जी कितना, आर टी की पावर डेल्टा एन जी कितना हो गया बेटा 1, सही है। ये तभी संभव है बेटा, अब हर अभिक्रिया के लिए बोला है तो हर अभिक्रिया के लिए बोलने का मतलब है बेटा डेल्टा एन जी कुछ भी हो, डेल्टा एन जी धनात्मक हो ऋणात्मक हो शून्य हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तीनों तरह की सिचुएशन तीनों तरह की संभावनाएं हैं। डेल्टा एन जी जीरो भी हो सकता है बेटा, दोनों तरफ मोल बराबर हो जाए, धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी। तो हमें पता है बेटा कि अब ये कब संभव है, हमें पता है ये तभी संभव होगा बेटा जब आर टी का मान 1 हो जाए, जब आर टी का मान कितना हो जाए बेटा 1, है ना। क्यों, क्योंकि एक की घात कुछ भी हो बेटा, 2 हो 3 हो -2 हो -3 हो, एक की घात जो भी हो वो हमेशा एक ही रहेगी। तो आर टी अगर 1 हो गया तो हम बोलेंगे कि टी किसके बराबर हो गया 1/r, ठीक है ना। ये है आपका उत्तर। और अगर R 1/12 है तो हम ये बोल सकते हैं टेम्परेचर कितना केल्विन बेटा 12 केल्विन, या बहाने से वो डिग्री सेल्सियस में पूछ ले तो -261 डिग्री सेल्सियस, 273 में से 12 मैंने घटा दिया तो ये भी हो सकता है। तो अपने आपके दोनों क्वेश्चन बेटा काफ़ी बढ़िया हैं, यूनिक हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ बेटा आज का ये शॉर्ट सेशन थ्योरेटिकल सेशन आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें अब आगे समझनी है। अब हमारे आगे के क्वेश्चन बेटा के पी के सी के ऊपर ही चलेंगे, उन्हें कैसे निकाला जाता है, उन्हें कैसे उनसे डील करा जाता है, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। आप इतना रिवाइज करके आइए, हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।